नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। बीते 11 सालों में भारत ने खेलों को देखने, समझने और जीने का अपना नजरिया ही बदल दिया है। एक समय था जब खेल को करियर की बजाय जोखिम माना जाता था, लेकिन आज वही खेल राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन चुका है। सरकार की नीतियों से लेकर मैदान की मिट्टी तक हर स्तर पर एक नई ऊर्जा दिखती है। खेल बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, खेलो इंडिया जैसे अभियानों से गांव कस्बों तक पहुंचती सुविधाएं, पारदर्शी खेल प्रशासन के लिए कड़े कानून और खिलाड़ियों की सुरक्षा व सम्मान को प्राथमिकता, इन सब ने मिलकर उस मजबूत व्यवस्था को जन्म दिया जहां प्रतिभा को मौका मिला और मेहनत को मंच मिला। इन 11 वर्षों में भारत ने ओलंपिक और विश्व मंच पर पदकों का सूखा तोड़ा, महिला खिलाड़ियों ने इतिहास रचा, पैरा एथलीटों ने सीमाएं लांघी और युवा भारत ने यह साबित किया कि अगर सिस्टम साथ दे तो सपने भी गोल्ड में बदलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना, उनकी जीत को देश की जीत बनाना और खेल को विकसित भारत की आत्मा से जोड़ना इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान बना। आज भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी का सपना सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि उसके लिए तैयारियां भी कर रहा है, क्योंकि बीते 11 सालों ने यह भरोसा दिला दिया है कि अब भारतीय खेलों की कहानी संभावनाओं की नहीं, बल्कि प्रदर्शन और नेतृत्व की कहानी बन चुकी है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको विस्तार से खेलों से जुड़े इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी बातें बताएंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे खास मेहमानों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान में हो रहे बदलावों और भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए उभरते भारत की छवि पेश की। साथ ही देश में हो रहे सुधारों का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी सुधार किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों में भारत नीति 2025 से सही प्रतिभा को अवसर मिलेगा। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 11.5 वर्षों में देश के खेल क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसने भारत को वैश्विक खेल आयोजनों की कतार में मजबूती के साथ खड़ा कर दिया है। वाराणसी में आज से शुरू हुई 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में होने जा रहे हैं और भारत पूरी मजबूती से 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है। भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं।
भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। तो ये नियत और नीति का ही संगम था जो लगातार नियति बदलती हुई खेलों में देखने को मिली है और किस तरह से स्पोर्ट्स में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आइए आपको बताते हैं बीते 11 सालों में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर और आपको बताते हैं कि बीते 11 सालों में भारत के खेल बजट में 130% से अधिक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में बड़े निर्णायक जो रिजल्ट्स थे उनको निकालने में बहुत कारगर साबित हुआ है। इसके अलावा वर्ष 2025 से 26 में खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ का बजट मिला और यह अतिरिक्त बजट है और साफ तौर पर यह बड़ा बजट है जिससे आने वाले समय में इसका जो और दूरगामी जो परिणाम है वो निकलता हुआ नजर आएगा। खेल योजनाओं के लिए 2,191 करोड़ से अधिक का आवंटन हुआ, जो अपने आप में बड़ी बानगी पेश करता है कि किस तरह से जो तमाम इस पर स्तर है उसको किस तरह से आगे बढ़ाने की जो कवायद थी उसमें यह मील का पत्थर साबित हुआ। खेलो इंडिया कार्यक्रम को 1,000 करोड़ से ज्यादा की मजबूत वित्तीय सहायता दी गई और यह अपने आप में बड़ी राशि थी, जिसके अलावा वर्ष 2014 से 15 में खेल बजट जो था वो 1,643 करोड़ था, जो अब दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है और यह अपने आप में उस बानगी को भी दिखाता है कि किस तरह से जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो लगातार भारत की झोली में आते हुए नजर आ रहे हैं और यही बहुत बड़ा रिफॉर्म है जिसकी बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे। खेलो इंडिया के तहत अगर हम बात करें तो देश भर में भी किस तरह से 326 नई खेल अवसंरचना जो है उसको किस तरह से बढ़ावा मिला और ये जो परियोजनाएं उनको किस तरह से मंजूरी दी गई, ये अपने आप में बड़ी इबारत लिखने के लिए काफी था कि खेल में किस तरह से एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है बीते 11 वर्षों में। इसके अलावा और आंकड़ों पर नजर डालें तो 3,124 करोड़ की लागत से खेल ढांचों को जो गांव-गांव तक मजबूत किया गया है वो अपने आप में बड़ी बानगियां पेश करता है कि कोई भी इससे अछूता ना रहे, चाहे वो गांव में रहे चाहे वो शहर में रहे, उनको किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था जिसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर कवायद तेज गति से केंद्र सरकार ने की। इसके अलावा जमीनी स्तर पर प्रतिभा निखारने के लिए 1,045 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए, जिससे सीधा लाभ जो है उन खिलाड़ियों को, उन प्रतिभागियों को मिला जो इससे जुड़ना चाहते थे और अपना नाम भी देश के साथ साथ रोशन करना चाहते थे। इसके अलावा राज्यों की बात करें तो राज्यों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 34 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए, जिनसे सीधा लाभ लोगों को और उन खिलाड़ियों को मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। देश भर में 306 खेल एकेडमी को आधिकारिक मान्यता दी गई, जिससे ये जो खेल है वो और ज्यादा अपने आप में आगे बढ़ता हुआ नजर आया और इसकी सीधी बानगी जो थी वो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में देखने को मिली, जिस पर साफ तौर पर फोकस केंद्र सरकार का रहा है। 2,845 युवा एथलीटों को कोचिंग उपकरण और मासिक सहायता सीधे सरकार से मिली, जिससे सीधा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। खेलो इंडिया गेम्स के अब तक 17 सफल संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। आगे की रणनीतियां भी तैयार है, किस तरह से इस पूरे मॉडल को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कवायदे जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई हैं। इन राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में 50,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। आप समझिए बड़े आंकड़े, और आने वाले समय में हम इसमें और भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। जो ये 50,000 खिलाड़ी, उससे ज्यादा भी आंकड़े लगातार निकलते हुए सामने आए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलों की संख्या 18 से बढ़कर अब 27 हो गई है। तो लगातार जिस तरह से जो एथलीट हैं वो इसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे सरकार का जो मनोबल है वो भी बढ़ता है, उनका मनोबल भी बढ़ता है और इसीलिए जो इजाफा है वो लगातार देखने को मिला है। इसीलिए संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 1300 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई गई जिसमें सीधा जो फायदा है वो इनको मिलता हुआ नजर आया। एक योजना के बारे में आपको बताते हैं। कीर्ति योजना के जरिए 9 से 18 वर्ष के बच्चों की खेल प्रतिभा पहचान, उनकी खेल प्रतिभा की हुई और उसके बाद उनको तमाम अवसर मिलने शुरू हुए जिससे वो पहले अछूते थे। तो साफ तौर पर ये जो तमाम ऐसे अलग अलग जो आयोजन सरकार की तरफ से किए गए हैं उनसे सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आया। प्रतिभा चयन के लिए देश भर में 174 टैलेंट असेसमेंट सेंटर काम कर रहे हैं जो लगातार इस तरह के जो टैलेंट हैं उनको बाहर निकालने का काम कर रहा है। वहीं सरकार का लक्ष्य 2036 तक भारत को शीर्ष 10 खेल राष्ट्र में बनाना है और इसके लिए जो कवायदे हैं वो लगातार हम देख रहे हैं, जो आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा बात करें तो टॉप्स योजना के तहत एथलीटों को विशेष प्रशिक्षण और सीधा समर्थन मिला है और ये जो है वो सरकार की तरफ से चला है क्योंकि इसी से बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आते हुए नजर आए। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो खेल और फिटनेस को जन आंदोलन में इसने बदल दिया और किस तरह से जो नए नए टैलेंट हैं वो निकलकर सामने आए और जो युवा हैं जो पहले से जो उनको पहले चीजें नहीं मिल पाती थी
वो अछूते थे, उनको सरकार ने मुख्यधारा में लाने का काम तो किया और साथ ही साथ उनको इतनी प्रबल शक्ति दी कि वो आने वाले समय में और बेहतर अपना भी निर्माण कर सके और साथ ही साथ खेलों की दृष्टि से राष्ट्र का भी निर्माण कर सके, जिसकी गाथा हमने कई बार देखी है। और चाहे बात ग्लोबली हो और चाहे इसकी बात हम डोमेस्टिक करें, चाहे इंडिया की बात करें या इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी हमने देखा तो ग्लोबल लीडर बनाने की जो कड़ी है भारत की, वो तेज गति से जारी होती हुई नजर आई है और खेलों के मंच में भारत का जो परचम है पूरी दुनिया में लहरा रहा है। क्या कुछ इसमें आगे होगा यह हम लगातार आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो जिस तरह की बात हम लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो पहले से अच्छा तो होता हुआ नजर आया है, लेकिन उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की है केंद्र सरकार ने, उन योजनाओं ने और अलग अलग तरह के मिशंस ने, अलग अलग तरह की मुहिम ने, जिससे साफ तौर पर जो उनका हिडन टैलेंट था वो निकलकर अब सामने आ रहा है। और यही सब कुछ है जो आने वाले समय में हम कह सकते हैं एक बेहतर भविष्य का निर्माण तो कर ही रहा है और साथ ही साथ जो हम देख पा रहे हैं कि ओलंपिक की जो तैयारियां हैं उसमें भी बहुत कारगर साबित होगा। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंहराज अधाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, पैरा ओलंपियन शूटिंग, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ साथ राकेश थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, आपका भी राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ सबसे पहला सवाल जो है वो सिंहराज अधाना जी आप ही से है, मेरा शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा। किस तरह का आप बूस्टअप देख रहे हैं जब सरकार द्वारा इस तरह की तमाम जो अलग अलग जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं वो चलाई जाती हैं और इस तरह के मिशंस रखे जाते हैं जहां पर जो हिडन टैलेंट है वो निकलकर भी सामने आता है, किस तरह का बूस्टअप मिलता है जब सरकार लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में रहती है, उनसे बातचीत करती है और उनका मनोबल बढ़ाती है? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जो इसका हर नागरिक चाहता है, हर खिलाड़ी चाहता है कि देश में जो खेल है वो बढ़े। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों पर घोषणा करी है कि हम 2036 का विजन ओलंपिक का लेंगे जी। लेकिन आज खिलाड़ियों का जो 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख के द्वारा ये घोषणा हुई है 2036 का विजन ओलंपिक का हम बड़े स्तर पर उठा के चल रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं केंद्र सरकार का और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और खासकर अपनी ओर से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि सिंहराज जैसे अनगिनत जो आज खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं और हर टूर्नामेंट में जो हम अनगिनत मेडल उठा रहे हैं, उसका सारा श्रेय माननीय मात्र एक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। खुद उनकी देखरेख में ऐसी बहुत सी योजनाएं कायाकल्प हो रही है जिसकी बदौलत खिलाड़ी दिन प्रतिदिन संघर्ष मेहनत जो कर रहे हैं उनका परिणाम आज खिलाड़ियों को मिल रहा है जी। मैं खुद इस चीज को जीत का जात का उदाहरण हूं। जब मैं टोक्यो 2020 पैरालंपिक में जा रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही चीज कही कि सिंहराज जी कर्म करना, फल की चिंता मत करना। तो वो जो मेरे कोचों ने जो सिखाया उसके बावजूद जो ये शब्द था आज भी मेरे जहन में ऐसे गूंजता है कि मैं हर कार्य को कर्तव्य समझ के देश की निष्ठा की भावना को ध्यान में रखते हुए देश के प्रति जो कर्तव्य है हर व्यक्ति का वो ध्यान में रखते हुए अपना कर्म करता हूं। इसकी बदौलत सारे खिलाड़ी अपना मेडल्स टैली में हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार ने जो खेलो इंडिया जैसी नीति अपनाई है और 2025 का जो अधिनियम बनाया है खेलो भारत नीति का, वो अपने आप में बहुत सराहनीय है।
अभी हाल ही में आपने मीडिया में देखा होगा, हमारे बड़े भाई नीरज जी की शादी की सालगिरह हो रही थी, एनिवर्सरी मन रही थी, कार्यक्रम जो था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उनको आशीर्वाद देने गए, नीरज चोपड़ा जी को। तो आप खुद देखिए, जहां आज इससे पहले कोई नेता या प्रधानमंत्री हम कभी देखते थे न्यूज पे तो किसी राजघराने, किसी उद्योगपति या किसी राजनेता परिवार के लोगों को आशीर्वाद मिलता था। आज खुद प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी खुद अपना समय निकाल के खिलाड़ी के कार्यक्रम में शामिल हुए और आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा और क्या परिणाम हो सकता है इस अच्छी नीति का। खुद आज देश का जो युवा है खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और वो अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नया कैरियर दे रहा है। बिल्कुल। राकेश थपलियाल जी, आपका रुख कर रहा हूं, और क्योंकि साफ तौर पर देखें तो अभी हमने कुछ आंकड़े भी दिखाए कि बीते 11 वर्षों में किस तरह से धीरे धीरे कर इसको बिल्डअप किया गया, और आने वाला समय के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं किस तरह से ओलंपिक के लिए 2036 में भारत तैयार है। उससे पहले हम बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, लगातार इसके लिए अलग अलग मिशन लेवल पे चलाए जा रहे हैं, अलग अलग खिलाड़ियों को उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे राकेश थपलियाल जी, किस तरह से ये पूरा जो मॉडल है वो आज इतना ज्यादा मजबूत नजर आता है, जिससे आने वाला समय और बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि मेरी चाहत है कि देश के हर जिले से एक खिलाड़ी कम से कम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे। तो लोगों ने इस पे थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जिला स्तर पर क्या सुविधाएं हैं क्या खेलों की। तो प्रधानमंत्री जी का विजन वो तब से उनका चल रहा था। आज उन्होंने ये कोशिश की है कि देश के जिले जिले में जो है खेल की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। खेल को हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि खेल जो है वो एक राज्य का विषय है जी। तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है खेलों को बढ़ावा देने की, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह की अपनी योजनाएं बनाई हैं, जिस तरह का मोदी जी ने विजन दिया, उसके आधार पर खेल मंत्रालय ने जिस तरह से कार्य किया है, तो ऐसा लगता है कि खेल राज्य का विषय न रहकर एक केंद्र का विषय हो चुका है, समवर्ती सूची में आ चुका है। इतनी सुविधाएं केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही हैं कि राज्य सरकारें भी जो मजबूर हो रही हैं कि वो भी बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा खेलों में लगा रही हैं। आज उसका नतीजा आज ये है कि पूरे देश के अंदर खिलाड़ी खेल सुविधाओं की शिकायत करते हुए कम मिलते हैं, बल्कि मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि आपने जैसे खेलो इंडिया की बात की, खेलो इंडिया योजना के तहत इतने आयोजन हो रहे हैं कि खिलाड़ियों को तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये लगातार आयोजन पे आयोजन होते ही जा रहे हैं। अभी तक खेलो इंडिया के 6 आयोजन होते थे, जिसमें खेलो इंडिया सबसे पहले जब 2018 में हुए थे तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स थे, बाद में वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए, फिर उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए, उसके बाद खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया बीच स्पोर्ट्स, और अब उसमें इस साल के लिए और जोड़ दिया गया खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स, यानी कि जो आदिवासी हैं उनके जो खेल हैं, उनके इलाके में जो लोकप्रिय खेल हैं, उनके लिए भी खेलो इंडिया का अलग से आयोजन किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया टॉप्स की जो स्कीम है, ये 2 ऐसी स्कीमें हैं कि छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे खिलाड़ी खेलो इंडिया में आना चाहता है, छोटी उम्र का खिलाड़ी जो कि 25 साल तक का है, और इससे ऊपर के जो खिलाड़ी जो टॉप्स की स्कीम में आना चाहते हैं। हर बड़ा खिलाड़ी देश का चाहता है मैं टॉप्स की स्कीम में आऊं, उसको हर तरह की सुविधा टॉप्स की स्कीम में मिलती है। 50,000 रुपया पॉकेट अलाउंस मिलता है, जिसका कोई हिसाब नहीं खिलाड़ी से माना जाता। इसके अलावा टॉप्स का जो डेवलपमेंटल ग्रुप है उसमें 25,000 रुपया हर महीना मिलता है खिलाड़ी को। और इसके अलावा एक और लगातार हमने देखा है कि इसमें और इजाफा भी करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो बजट है वो पहले से ज्यादा बेहतर कर दिया गया है। कुछ आंकड़े अभी हमने दर्शकों के साथ साझा भी किए थे कि 2014 से 15 में क्या था, और उसके बाद जब हम 25 से 26 की बात करते हैं तो कितना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज यहां पर देखने को मिलता है बजट में भी। और यही सब कुछ है कि इसके अलावा जो सरकार की नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उसी से ये सब कुछ जो अच्छे रिजल्ट हैं वो साफ तौर पर कायम हो पा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बन रही है। छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या?
जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सिंहराज अधाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहराज अधाना जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। और जैसा कि हमने देखा किस तरह की मुश्किलें और चैलेंजेस आते हैं एक जो हिडन टैलेंट होता है उसको बाहर निकालने में, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है, चाहे छोटे शहरों की बात कर लें, गांवों की बात कर लें, कस्बों की बात कर लें, वहां से भी हमने देखा है कि बीते दशकों में बड़ा टैलेंट निकलकर सामने आया है जो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छाया है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि किस तरह से ये बड़ा बूस्टअप देता हुआ नजर आया और किस तरह से जो लोग हैं और जो प्रतिभागी हैं उनकी जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ है? जी देखिए, पिछले एक दशक में जो खेलों का जो ढांचा बदला है उसकी बदौलत बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी वजह से गांव के स्तर के जो लोग जो खेल को एक रईसों का गेम समझते थे, चाहे किसी भी गेम को उठा लो, बहुत कॉस्टली होते थे और साथ में उसमें एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान रखते हुए खिलाड़ियों के पास गांव के जो युवा होते थे जो खेलना चाहते थे, पैसे के अभाव की वजह से और प्लेटफॉर्म का अभाव होने की वजह से खेल नहीं पाते थे। खुद मैंने गेम में महसूस कराया कि मैं जो शूटिंग करता था, एक दौर ऐसा आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने सारे पैसे अपने जो थे गेम पे खर्च कर दिए और मिसेज के जो गहने थे वो तक मुझे गिरवी रखने पड़े। जब मैं एशियन गेम में मेडल ले पाया और माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चला, किरण रिजिजू जी उस समय खेल मंत्री थे, तो तुरंत उन्होंने जो खेल का जो अवार्ड का जो पैसा था मुझे दिया। और यहाँ तक कि प्राइवेट संस्थाएं, ओजीक्यू जैसी संस्थाएं और टॉप्स जैसी नीतियां जब आई तो हमें तुरंत पैसा टाइम पे मिलने लगा है। तो उससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिंहराज जैसा जो दुख जीवन में मिला है कि अपने साधारण परिवार का जो गोल्ड होता है, जो इज्जत होती है, वो हमें अब बैंकों में या किसी ठेकेदार के पास वो गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, बल्कि अब सीधा सरकार जो भागीदारी दे रही है स्पोर्ट्स को मैदान में लाके खिलाड़ियों को, चाहे उनको हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, चाहे उनको प्लेटफॉर्म देना, खेल के साथ साथ एजुकेशन कराना है, ये सभी चीजें प्लेटफॉर्म पे जो मिल रही है आज देश में, इसकी बदौलत आज हम पैरा स्पोर्ट्स में और एबल बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट देश में आ रहे हैं। और इसी की नीति है कि भारत सरकार ने 2030 के जो राष्ट्रीय मंडल है, जहां राष्ट्रीय मंडल खेल जो 100वीं सेंचुरी जो अपनी पूरी कर रहे हैं, वो उसका आयोजन भारत में ही हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और भारत में जो पहले जो होता था कि टाइम पे पैसा नहीं मिलता था मेडल्स का, और मेडल के जो पैसे थे वो भी बहुत ही ना के बराबर थे, उससे ज्यादा तो खर्च खिलाड़ी का उस मेडल्स को प्राप्त करने में आता था। लेकिन आज जो मान सम्मान जो राष्ट्रीय मेडल्स लाने के बाद जी या रोजगार के अवसर है खिलाड़ी को जो आसानी से मिल रहे हैं और खेल से जुड़ रहा है, और इसमें सीधी खेल से जुड़ने पर देश का विकास होता है। अगर जो 2036 कामयाब जो विजन उठाया है संभव है, कामयाब तो होंगे के लिए बहुत बड़ा गेम बिल्कुल निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार इसमें और भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इसको और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। राकेश जी, आप ही का रुख कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा एक लंबा अरसा, और अभी जब हम ब्रेक पे जाने से पहले बजट को लेकर भी बात कर रहे थे कि ये बजट आवंटन जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, ये आप कितना बड़ा बूस्टअप मानते हैं कि लगातार इसको लेने के बाद और इस तरह से जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं चलाने के बाद जो हर तबका है उसको कितना लाभ मिलता हुआ नजर आया, कितना पोटेंशियल उससे और ज्यादा इनका मजबूत होता हुआ नजर आया? ठीक है, खिलाड़ी, कोचेस सब ये महसूस कर रहे हैं कि जो बढ़ा हुआ बजट है उससे बढ़ी हुई पुरस्कार राशि, उनके प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं, उनको प्रशिक्षण के लिए पॉकेट अलाउंस देना जो इस सरकार ने शुरू किया, वो एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको हर महीने जो टॉस में आ गया उसको 50,000 मिलेगा, जो डेवलपमेंटल ग्रुप में आ गया उसको 25,000 मिलेगा। और अब एशियन गेम्स के लिए भी टॉप जैसी स्कीम लगा दी गई है, क्योंकि जो खेल ओलंपिक्स में नहीं होते हैं वो एशियन गेम्स में होते हैं, तो उनके खिलाड़ियों को भी वो पैसा मिल सके।
तो इस तरह की जो स्कीम है ये सारा कुछ बजट पे डिपेंड करता है। अगर आप बजट को नहीं बढ़ाते खेल के, कहाँ 2014-15 का अगर बजट देखे तो 1000 कुछ करोड़ था और वो अब 3000 करोड़ को पार कर चुका है। तो पैसे की कमी तो इस सरकार ने कभी होने नहीं दी। किसी भी खिलाड़ी को जरूरत हो, विदेशों में ट्रेनिंग किया, भाई बात हो रही थी नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा साल में 300 से ज्यादा दिन विदेश में ट्रेनिंग करते हैं, विदेशी कोचों से उनको ट्रेनिंग मिलती है। यही नतीजा है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और उसके अलावा जो 90 मीटर का बैरियर था वो पिछले साल उन्होंने पार किया दोहा डायमंड लीग के अंदर 90.23 मीटर जेवलिन फेंक कर। तो हमारे खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, जो कि ओलंपिक में हमारे पदक जीतने की उम्मीदों को और बढ़ा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जूनियर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं कि जो 2036 तक कि जब उसके ओलंपिक की मेजबानी हमें मिलेगी तो वो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले खिलाड़ी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से तैयार होंगे। वहां पर एक पूरी रणनीतिक योजना के तहत ये काम हो रहा है और ईमानदारी से काम हो रहा है। खिलाड़ियों तक पैसा पहुंच रहा है, खिलाड़ियों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, मतलब खेल सुविधाएं आपके घर पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री जी का जो हमारे ये सपना रहा है कि आपके गांव के नजदीक पहुंचे, आपके जिले में खेल सेंटर हो, उसके तहत खेलो इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जगह जगह पे खोले जा रहे हैं। अच्छे कोचेज अपॉइंट किए जा रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको खेल प्रशासन की योग्यता दिलानी है उनके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। सैकड़ों प्रोफेशनल्स के लिए भाई आइए आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, खेलो इंडिया के इसमें प्रशासन में आइए। निश्चित तौर पर राकेश जी, ये तमाम ऐसी उपलब्धियां जो लगातार देखने को मिली है और तमाम ऐसी बानगियां जो लगातार पेश होती हुई नजर आई, हमने देखा 2014 से लेकर अभी तक, और साफ तौर पर 2025 वो एक ऐसा साल रहा जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि हमने देखा कि मैदान से किस तरह से जो अवार्ड्स हैं, जो लगातार हमने देखे कि जो अलग अलग मेडल्स हैं वो खिलाड़ी लेते हुए नजर आए हैं। बहुत सारी चीजें रही हैं 2025 में भी देखी गई हैं और बीते 11 वर्षों में भी देखी गई, और निरंतर आगे भी इस योजना को लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार इस पर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आने वाले कल के लिए यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि आज बेहतर है तो कल और ज्यादा रोशन होता हुआ नजर आएगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते भी हैं, जो लगातार संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जा रहा है, जो आने वाले समय में चाहे बात 2030 की हो या 2036 की हो, वो देखने को हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंहराज अधाना जी हमसे जुड़ने के लिए, राकेश थपलियाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहां विस्तार से हमसे करने के लिए। और इसी के साथ चर्चा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।